नमस्कार, दमदार 10 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर कुछ हिंदू मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से क्या गुहार लगा रहे हैं, इनकी परेशानी क्या है और क्यों ये पलायन करने को मजबूर हैं, आज ये पूरी कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा देते हैं। तालिबान ने अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। तालिबान ने अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान किया है और साथ ही मुल्ला हसन अखुंज़ादा प्रधानमंत्री होगा, मुल्ला बरादर डिप्टी पीएम बनेगा, असदुद्दीन हक्कानी कार्यवाहक गृहमंत्री होगा, मुल्ला याकूब रक्षा मंत्री बनेगा। अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान तालिबान की तरफ से किया गया है और किसको कौन सा मंत्रालय, कौन प्रधानमंत्री और कौन डिप्टी पीएम बनेगा, इसका भी ऐलान किया गया है। यानी कि अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार में किसके पास क्या ओहदा होगा, कौन सा मंत्रालय होगा, किसे क्या मिलने जा रहा है, इसकी एक रूपरेखा तैयार कर ली गई है और इस पर अब अमल शुरू हो गया है। मुल्ला याकूब रक्षा मंत्री बनेगा, हिदायतुल्लाह बदरी अंतरिम वित्त मंत्री बनेगा। तालिबान ने अंतरिम सरकार बनाने का जो ऐलान किया है उसके ये चेहरे हैं: मुल्ला हसन अखुंज़ादा, मुल्ला बरादर, असदुद्दीन हक्कानी। ये तमाम वो चेहरे हैं जो तालिबान की सरकार में आपको नजर आएंगे। और अब दमदार 10 में आपको दिखाते हैं दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर कैसे आज एक ऐसी खबर आई जो बेहद चौंकाने वाली है। करीब 200 हिंदू परिवारों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से सुरक्षा की गुहार लगाई। इन हिंदू परिवारों की ओर से कहा जा रहा है कि अगर उनकी सुरक्षा नहीं की गई तो वो अपना आशियाना छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। अपने घर के बाहर हिंदू परिवारों ने, ये देखिए आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये बैनर चिपका दिया है और साथ ही हाथ में पोस्टर और बैनर लेकर ये लोग ज्ञापन जारी कर रहे हैं। ज्ञापन देने के लिए हालांकि ये एसडीएम के पास पहुंचे थे, वहां पर इन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा, लेकिन सीधे सीधे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी रक्षा की जाए। हिंदू परिवारों का पलायन बड़ा मुद्दा राजस्थान में, और यही वजह है कि 200 हिंदू परिवारों के पलायन के बाद अब जो वहां रहने वाले हिंदू परिवार हैं टोंक में, वो कह रहे हैं कि हमारी रक्षा कीजिए। मुख्यमंत्री प्रदेश के, उनको ज्ञापन, उनके नाम का ज्ञापन है और साथ ही प्रधानमंत्री से भी गुहार सड़क पर जो मार्च करते हुए लोग आपको दिखाई दे रहे हैं वो कर रहे हैं। इनका कहना है कि व्यवस्था ऐसी हो गई है कि अब इनका टोंक में रहना मुश्किल हो गया है। से 800 मकान मोहल्ले के नजदीक के खाली हो गए और 250 घरों ने अपने अपने घर के बाहर अपना अपना मांग पत्र लगा रखा है। जब हम दिन में जब स्कूल से आते थे अराउंड 3 PM, काफी बार तो उन्होंने बहुत अब्यूज वर्ड्स भी यूज किए बोलने में। हमको देख देख कैसे मतलब बहुत गंदे गंदे वर्ड्स बोलते हैं हमको। के लड़के हैं, गंदी गंदी गालें बोलते हुए निकल जाती हैं। बराना के दंगों के बाद में उन्होंने वो छोड़ छोड़ के चले गए। पलायन करने को हम मजबूर हो जाएंगे। दिन भर दिन मकान खाली होते जा रहे हैं। उसके बाद में डे बाई डे टोटल ही बाजार दुकानें खाली होती जा रही है। बरसों हो गए साहब, पहले ये दुकान काफी गुलजार हुआ करती थी, अब ये ताला है। आप दुकान की स्थिति देखिए। मकान अलग अलग, गलियां अलग अलग, लेकिन हर मकान की दीवार पर पोस्टर सिर्फ एक, जिस पर लिखा है हम असुरक्षा के कारण परिवार सहित पलायन के लिए मजबूर हैं।
मकान नंबर 1 जिस पर वही पोस्टर चिपका है, मकान नंबर 2 पलायन का मैसेज लिखा वही पोस्टर, मकान नंबर 3 असुरक्षा का डर जताने वाला वही पोस्टर। ऐसे 2-3 नहीं बल्कि करीब 250 मकान हैं जिन पर ये पोस्टर चिपकाए गए हैं। लेकिन सवाल है कि बस्ती के मकानों की दरों दीवारों पर ऐसे पोस्टर चिपकाए क्यों गए हैं? आखिर ऐसी कौन सी असुरक्षा है जिसके चलते लोग अपने आशियानों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं? अपने आशियानों को छोड़ने की मजबूरी इन पोस्टर्स के जरिए जता रहे हैं। ये बताने से पहले इस पोस्टर पर लिखी एक लाइन को देखिए। परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, ज्ञापन। हम असुरक्षा के कारण परिवार सहित पलायन करने के लिए मजबूर हैं। सरकार हमारी सुरक्षा एवं रहने की व्यवस्था करे। लेकिन अगर ये ज्ञापन है तो फिर इस ज्ञापन को पोस्टर बनाकर क्यों चस्पा किया गया है? ये समझने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर लाल सिंह फौजदार जयपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर राजस्थान के टोंक पहुंचे। वही टोंक जहां के मालपुरा इलाके में इन दिनों घर घर ऐसे पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं। मालपुरा पहुंचने पर न्यूज नेशन के कैमरे में ऐसे कई लोग नजर आए जो ऐसे ही पोस्टर्स के साथ अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन करने उतरे थे। तस्वीरों में महिलाएं और बच्चे भी दिख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों ने हाथों में तख्तियां पकड़ रखी हैं जिन पर लिखा था असुरक्षा के लिए पलायन को मजबूर। किसी तख्ती पर मैसेज था मकानों की रजिस्ट्रियां प्रतिबंधित करो। न्यूज नेशन रिपोर्टर लाल सिंह फौजदार मालपुरा के एक ऐसे मोहल्ले में पहुंचे जहां करीब करीब हर घर के बाहर वही पोस्टर चस्पा किया गया था। फिलहाल हम टोंक जिले के मालपुरा कस्बे में मौजूद हैं और जैसे ही आप मालपुरा कस्बे के जैन मोहल्ले में प्रवेश करेंगे तो आपकी नज़र पड़ेगी इन पोस्टर्स पर और आप चौंके बिना रह नहीं पाएंगे। मैं एक बार पढ़कर भी बता देता हूँ। हिंदुस्तान के लोग देख लें, सुन लें, आवाम सुन ले, देख ले। परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, ज्ञापन। हम असुरक्षा के कारण परिवार सहित पलायन करने के लिए मजबूर हैं। सरकार हमारी सुरक्षा एवं रहने की व्यवस्था करें। पोस्टर अपने आप में काफ़ी है बयां करने के लिए कि इस मोहल्ले में लोग किस कदर खौफ के साए में रहने को मजबूर हैं। आप कल्पना करिए कि घरों के बाहर अगर इस तरह पोस्टर चस्पा कर ये बताना पड़ रहा हो कि हम पलायन करने को मजबूर हैं तो सवाल उठना लाजमी है प्रशासन पर, सवाल उठना लाजमी है सरकार पर। अगर कोई सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा ही मुहैया नहीं करा पा रही है तो लाजमी है उनसे सवाल करना कि आखिर आज़ाद देश का नागरिक क्यों मजबूर है पलायन करने के लिए। सवाल उठता है पुलिस के स्लोगन पर जो दावा करते हैं अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास। अगर ऐसा है तो फिर इस पोस्टर को देखकर तो लगता है कि आमजन में भय और अपराधियों में विश्वास है। लेकिन सवाल फिर वही कि आखिर ऐसे पोस्टर्स को लगाने के पीछे लोगों का मकसद क्या है? संवाददाता लाल सिंह फौजदार ने उन लोगों से बात की जिन्होंने अपने घरों की दीवारों पर ये पोस्टर लगाए हैं। लोगों ने बताया कि हिंदू बहुल इस मोहल्ले में मुस्लिम परिवारों ने तेजी से घर खरीदना शुरू कर दिया है। घर खरीदने के लिए मुस्लिम परिवार ऊंची कीमतें दे रहे हैं। इलाके में मुसलमानों की आबादी बढ़ने से हिंदू परिवारों में भय का माहौल बनता जा रहा है और अब लोग इस वजह से यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। मुस्लिम समुदाय की संख्या बढ़ी, हिंदू समुदाय की संख्याओं में उस अनुपात में आबादी की वृद्धि नहीं हो पाई। इस वजह से हिंदू समुदाय के लोग जो मुस्लिम समुदाय के नज़दीक रहते थे, किन्हीं कारणों से, भय के कारण से, रहने की परेशानियों के कारणों से उन्होंने अपने मकान बेचे, कुछ लोगों ने अपने मकान छोड़े। लोगों की भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन भारत का संविधान हर नागरिक को ये आजादी देता है कि वो कहीं भी देश के किसी भी कोने में जाकर रह सकता है। तो फिर सवाल उठता है कि मुस्लिम परिवारों के आने से हिंदू परिवार खौफ में क्यों हैं? आप कह रहे हैं कि गैर संप्रदाय का व्यक्ति नहीं रहे, लेकिन आज़ादी सबको है। आप भी वहाँ रह सकते हो, वो भी यहाँ रह सकते हैं। ऐतराज़ क्यों? ऐतराज़ कानून व्यवस्था की दृष्टि से नहीं, रहन सहन और उनके व्यवहारिक तौर तरीके की वजह से है। संपत्ति जिहाद जिस तरह का देश में चल रहा है वो जिहाद मालपुरा में भी है।
2-4 मकान ज़्यादा कीमत दे के खरीदे जाते हैं, उसके बाद में उस मोहल्ले की स्थिति ऐसा पैदा कर दी जाती है, इस तरह का वहाँ व्यवहार पैदा कर दिया जाता है, लोगों के दिमाग में भय पैदा कर दिया जाता है कि इससे लोग बाग पूरे के पूरे अपने मकानों को खाली करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पिछले 3 दशक से वकालत कर रही शशि जैन बताती हैं कि मुसलमानों की आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन दिक्कत मुस्लिम आबादी का बढ़ना नहीं है, बल्कि मुस्लिम आबादी बढ़ने से हिंदू परिवारों की आस्था को जिस तरह से ठोस पहुंचाई जा रही है, वो सबसे बड़ी समस्या है। वो जो जगह है वहाँ से बिल्कुल मंदिर जाने का जो अतिशय क्षेत्र है आदिनाथ जी का मंदिर, वहाँ सुबह हमारी महिलाएं करीब 3:30 बजे से ही उस मंदिर में जाना शुरू कर देती हैं, जो नंगे पांव मंदिर जाती हैं। हमारी संस्कृति, हमारा खान पान, हमारे आचार विचार सब कुछ उस समुदाय से बिल्कुल भिन्न है। तो जैसे एक हम अपने मकान में, क्योंकि इतनी बड़ी दूरी भी नहीं है, गलियाँ हैं, हम अपने मकान में हम बिल्कुल वेजिटेरियन है, वहाँ पे नॉन वेज पकता है, तो वो जिसकी स्मेल हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वहाँ पे ऐसे हालात में आपकी हड्डी आप खाना खा रहे हैं और हड्डी आपके सामने खिड़की क्या मैं रोक। दरअसल जैन समाज और हिंदू समुदाय के कई मंदिर इलाके के दूसरी ओर बने हैं। मंदिर जाने के रास्तों पर मांस की दुकानें खुल गई हैं। आरोप है कि लोग जब मंदिरों के लिए निकलते हैं तो मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग उन पर फप्तियां कसते हैं। जो हमारे पड़ोस वाले वार्ड नंबर 12 और 21 में कोई भी घर अगर किसी जैन मोहल्ले के अंदर मुस्लिम समाज के व्यक्तियों को बेच दिया गया है, तो वो वहाँ के लोग, जो जैन मोहल्ला है, जैन मंदिर है, वहाँ पे हम लोगों को जाने में भी डर लगता है, क्योंकि ये लोग तेज रफ्तार से बाइक निकालते हैं और हम लोग जैसे लेडीज़ निकलती है तो गंदी गंदी गालियाँ, अशभ्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। टोंक जिले के मालपुरा इलाके में ऐसे ही हालात के चलते अब तक 600 से 800 हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं और करीब 100 नए परिवार पलायन की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही परिवारों के सदस्यों ने मंगलवार को टोंक के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन मार्च निकाला और पीएम और सीएम के नाम लिखा ज्ञापन लेकर टोंक के एडीएम दफ्तर पहुंचे। लेकिन जब एसडीएम ज्ञापन लेने अपने दफ्तर के बाहर नहीं आए तो सैकड़ों की संख्या में आए ये लोग एडीएम दफ्तर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। बाद में मालपुरा के तहसीलदार बाहर निकलकर आए और उन्होंने हिंदू परिवारों का ज्ञापन स्वीकार किया। उन्होंने मांग की है कि वो हमारे एरिया में कोई दूसरे समुदाय के व्यक्ति मकान खरीद रहे हैं तो उनको रोका जाए। अब ये नियमों के अनुसार, कानून के अनुसार आगे इनका परीक्षण करके और जो भी होगा प्रशासन या मुख्यमंत्री स्तर पे या प्रधानमंत्री स्तर पे निर्णय लेंगे। हम आगे भी आपको दिखाएंगे कि इन घरों के अंदर जो मौजूद लोग हैं, जब बाहर चले जाते हैं ये लोग काम धंधे पर, पीछे से माँ बहनें किस तरह भय के साए में रहती हैं। आखिर मालपुरा कस्बा इस तरह के हालातों से क्यों गुजर रहा है? आखिर क्यों टोंक जिले के मालपुरा कस्बे में लोग पलायन कर रहे हैं? करीब 8 से घरों से लोग पलायन कर चुके हैं और करीब 100 से अधिक घर पलायन करने को मजबूर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, मालपुरा। राजस्थान के टोंक का यह मामला बेहद संवेदनशील है, क्योंकि यहां मामला सिर्फ पलायन का नहीं है, बल्कि हिंदू परिवारों का आरोप है कि एक समुदाय विशेष के लोग उनकी आस्था के साथ भी खिलवाड़ की कोशिश कर रहे हैं। आरोप तो यह भी है कि हिंदू परिवारों की महिलाओं के साथ मंदिर जाते वक्त अभद्रता की जाती है, लेकिन प्रशासन की ओर से शिकायतों के बावजूद इस मामले में कार्रवाई या एक्शन नहीं लिया जाता है। टोंक के मालपुरा के इन परिवारों की दुश्वारियां कम नहीं हैं। एक ओर मकान बेचकर पलायन करने की मजबूरी है, तो दूसरी ओर इनके कारोबार भी ठप है। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है असुरक्षा का। हिंदू समाज के लोगों का आरोप है कि मुस्लिम युवक पूरे दिन बाइक से इलाके में घूमकर डर का माहौल बना रहे हैं। आरोप है कि मुस्लिम लड़के बेवजह सड़कों पर बैठे रहते हैं, लड़कियों, महिलाओं को देखकर आपत्तिजनक कमेंट करते हैं। इसकी वजह से महिलाओं और बच्चों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हम 20-25 दिनों से हमें नींद नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ से बाहर मतलब मुस्लिम समाज के लड़के और ये इधर से निकलते हैं और अनर्गल भाषा का प्रयोग करते हैं।
वो मतलब बहुत वल्गर लैंग्वेज यूज़ करते हैं और ढंग से मतलब घूरते हैं, स्टेयरिंग करते हैं, तो हमको बहुत प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से। मालपुरा की ग्राउंड रियलिटी जानने पहुंची न्यूज नेशन की टीम ने कई घरों में जाकर हकीकत जानने की कोशिश की, लेकिन ये खबर जब इलाके में फैली तो कई परिवार न्यूज नेशन से अपना दर्द साझा करने के लिए आगे आए। ये देखिए हालत इस जगह, अभी मंदिर वालों ने रेनोवेट करवाया है। यहाँ मेरी फूफा जी की दुकान हुआ करती थी, ये दुकान मेरी हुआ करती थी, तो बड़ा दर्द महसूस होता है साहब। बचपन यहाँ खेला है हमने, कूदे, मस्तियाँ की है। कारोबार की बात करें तो आलम यह है कि मालपुरा के आजाद चौक से मानक चौक जाने वाले रास्ते में पड़ने वाला ये बाजार अब सुनसान हो चला है। साल 1992 के दंगों की इस पर ऐसी काली छाया पड़ी कि कारोबार भी ठप हो गया। व्यापारी अपनी दुकानों पर ताला लगाकर पलायन कर गए। इन्हीं व्यापारियों में से एक मुकेश अग्रवाल ने भी न्यूज नेशन की टीम से अपना दर्द साझा किया। उनसे बात करते हैं। सर, ये जो हालात बन रहे हैं आपके मालपुरा कस्बे में, लोग पलायन को मजबूर हैं, घर बेच रहे हैं, दुकान बेच रहे हैं, और इसका असर ये कि यह पूरा व्यापार भी खत्म हो रहा है। फिलहाल ये जो बाजार है, यहाँ क्या स्थिति हुआ करती थी, आज क्या स्थिति है? आपका नाम भी बता दें। रतन कुमार है मेरा नाम, तो जी खुदरा व्यापार मंडल का उपाध्यक्ष भी हूँ जी। और यहाँ ये हालात है कि 92 के बाद में, 1992 के बाद में जो दंगे हुए, उसके बाद में 2000 में दंगा हुआ, उसके बाद में डे बाई डे टोटल ही बाजार दुकानें खाली होती जा रही है। और अपने आप को सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो वो मार्केट के दूसरी साइड में जाकर के दुकानें लेने लग गए। हम कब तक मकान खाली करते हुए जाएंगे, दुकानें खाली करते जाएंगे सब, और कहाँ जाएंगे? और कहाँ जाएंगे? हम अपनी दुकानें कैसे बनाएंगे? उसके लिए कोई, या तो गवर्नमेंट ये कहते हैं कि ठीक है साहब खाली कर दो, हम आपको अच्छी दुकानें दे देते हैं, हम वहाँ जाके व्यापार कर लेंगे अपना। मुकेश अग्रवाल का दावा है कि 1992 के दंगे के बाद एक समुदाय विशेष के लोगों के खौफ के कारण हिंदुओं और जैन परिवारों का पलायन तेजी से हुआ। मुस्लिम बस्ती के नजदीक होने के कारण इस बाजार में न ग्राहक आते और न ही दुकान किराए पर लेने के लिए कोई दुकानदार आता। नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर दुकानों पर ताले लटक गए। वो एक्चुअली सोशल सिक्योरिटी थोड़ा सा उसका इशू है कि अगर कोई और आता है तो हमको वो फ्रीडम नहीं मिल पाएगी ना, जो एक एज ए मतलब हमारी सोसाइटी होती है तो एक गर्ल को जो फ्रीडम दी जाती है वो नहीं मिल पाएगी। फ्रीडम खतरा कैसे? टोंक के मालपुरा में सांप्रदायिक तनाव का पुराना इतिहास रहा है। यहाँ आजादी के महज 5 साल बाद ही दंगों की नींव पड़ गई और उसके जख्म कभी हिंसा तो कभी पलायन के रूप में सामने आते रहते हैं। टीम न्यूज नेशन। राजस्थान के टोंक का इतिहास देखें तो ये दंगों के दाग से भरा पड़ा है। आजादी के बाद से दंगों का जो दौर शुरू हुआ वो साल 2000 तक चला और इसीलिए हिंदू मुस्लिम से जुड़ा ये मामला सुलझाना इतना आसान भी नहीं है। सरकार की पहल के बिना ये और भी उलझ सकता है। हमारी इस रिपोर्ट में आपने हिंदू परिवारों की बातें सुनी, उनका दर्द सुना, लेकिन दूसरे पक्ष का रुख जानना भी जरूरी है। लिहाजा न्यूज नेशन रिपोर्टर ने मालपुरा में रहने वाले कई मुसलमानों से भी बात की। उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। तो क्या हिंदू परिवारों के घरों के बाहर जो पोस्टर लगाए गए हैं वो राजनीति से प्रेरित है? जिस हालात की वजह से हिंदू पलायन की मजबूरी जता रहे हैं उसके पीछे कोई ठोस आधार नहीं है। इस बात की पड़ताल हम करेंगे, लेकिन उस पड़ताल से पहले आपको टोंक की आबादी का गणित समझाना जरूरी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक टोंक जिले में हिंदू आबादी 87.49% है और मुस्लिम आबादी 10.77% है। लेकिन अब ये देखिए कि टोंक शहर की जनगणना क्या कहती है। 2011 जनगणना के मुताबिक टोंक शहर में हिंदुओं की आबादी 50.31% है, जबकि मुसलमानों की आबादी 47.18%। मतलब शहर में हिंदुओं और मुसलमानों की आबादी में महज 3% से भी कम का अंतर है। मतलब महज 3% से भी कम जनसंख्या की वजह से यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक कहे तो जा सकते हैं, लेकिन उनकी आबादी का दबदबा यहाँ कम नहीं है। बहुत बड़ा मार्केट था, सबसे बढ़िया मार्केट मानक चौक के नाम से जाने देते। अब उनकी दुकानदारी नहीं चली, वो पलायन करके जहाँ दुकान चलना चाहती है वहाँ दुकान लगा लिए। कुछ मकानात बचे हैं, वो बेरोजगार बच्चे हैं, वो वहाँ जा रहे हैं। हमारे पे इल्ज़ाम लगा कि इस तरह का कि हम नहीं चाहते कि भाई हमारे पे ये इल्ज़ाम लगे। हम भाईचारे से आज भी रहना चाहते हैं और आइंदा भी रहना चाहते हैं। कोई परेशानी तकलीफ हो तो हमारे को वो क्यों, हम उनको कहेंगे। जिस तरह से ये अभी माहौल बनाया जा रहा है, पूरे मालपुरा का माहौल ख़राब किया जा रहा है। मालपुरा की शांति, मालपुरा का सौहार्द और मालपुरा में लोग आपस में भाईचारे से रहते हैं, उसको ये लोग
बिगाड़ना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जैन समाज के भी, कुछ लोग हैं, पूरा जैन समाज भी नहीं है, जैन समाज के कुछ लोग अपने पर्सनल जो है कुछ फ़ायदा उठाने के लिए, राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए और नेता बनने के लिए वही हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व हम करें, ये इस तरीके से एक प्रोपेगेंडा बना के एक झूठे आरोप मुस्लिम समाज पे लगाए जा रहे हैं। स्थानीय पार्षद हनीफ नकवी और मालपुरा के मुसलमान भाई कह रहे हैं कि इलाके में हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे अपने आप में मिसाल है, लेकिन टोंक शहर का इतिहास कुछ और ही कहता है। 1952 में टोंक में दंगे हुए जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। 1992 के दंगों में 25 लोगों की जानें गई, कई लोग घायल हुए। साल 2000 में सांप्रदायिक दंगों में 13 लोगों की जानें गई, परिवार बेघर हुए, कई लोग घायल हुए। मतलब आजादी के बाद से ही टोंक में सांप्रदायिक दंगों का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। मालपुरा में रहने वाले प्रेमचंद्र जैन ने सारे दंगों के गवाह रहे हैं। 1950 के दंगे को भी देखा, 92 के दंगे को भी देखा, और यहाँ जो दंगे हो रहे हैं वो सिर्फ इसी वजह से, मेरे मकान में भी दंगा हुआ है। एक लड़के के ऊपर जो है 92 के अंदर जो है एक लड़का शरण लेने के लिए आया था, उसके पर्चे की लगाई है, उसकी उंगली कट गई है, उसके सिर में लगे हैं। वो तो एकदम किवाड़ खोलने की वजह से जो है वो अंदर आ गया और बच गया। मेरी एम्बेसडर कार खड़ी थी, उसको तोड़ दिया उन्होंने। इतना जोर का दंगा, मकान पे चढ़ गए थे। बड़ी मुश्किल से हम बचे हैं, हमें बहुत असुरक्षा है। स्थानीय लोग हिंदू परिवार बताते हैं कि 1992 के दंगों के बाद से तो यहाँ पूरा ही माहौल बदल गया, क्योंकि 1992 के दंगों के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच यहाँ जो दूरी आई वो आज तक खत्म नहीं हो पाई। उस वक्त भी सैकड़ों परिवार को यहाँ से पलायन को मजबूर होना पड़ा, और इस वक्त भी दूसरी वजह से लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के 4 झुंड लगभग 300, 400 की संख्या में अलग अलग स्थानों के लिए निकले, पूरी हिंदू बस्तियों में निकले, हथियारों से लेस होकर के निकले। और जब वो निकले, 2 लोगों का उन्होंने उस वक्त मर्डर किया। 12 गांव ब्राह्मण समाज, जहाँ खंडेलाल ब्राह्मण समाज भी रहता है। उस मोहल्ले की स्थिति ये है कि उसमें 6.5 बीघा जमीन आज खाली पड़ी है। 2013 का एनसीआरबी डेटा के मुताबिक टोंक राजस्थान के उन टॉप 3 जिलों में से एक है जहां सबसे ज्यादा दंगे हुए। इस लिस्ट में उदयपुर और झालावाड़, ये सिर्फ 2 जिले टोंक से ऊपर हैं। 1992 की तस्वीर को याद रख के लोग आज भी सिहर उठते हैं, डर उठते हैं। और फिलहाल जिस परिवार में मौजूद हूँ, वहाँ उन्होंने उन दंगों में अपनों को खोया है। अब जिस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं, मकान दूसरे धर्म के लोग खरीद रहे हैं और हमारे आसपास में बस रहे हैं, उससे हमें बहुत दिक्कत होगी। टोंक 7 दशक पहले से ही सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील रहा है। नतीजा यह हुआ कि कट्टरपंथ भी यहां फलने फूलने लगा, लेकिन कट्टरपंथ इतना आगे बढ़ा कि यहां आतंकियों को पनाह मिलने लगी। मालपुरा जैसे इलाकों की सड़कों पर तो कुछ वक्त पहले पाकिस्तान जिंदाबाद तक के नारे लग गए। राजस्थान का टोंक न सिर्फ दंगों के लिए बदनाम, बल्कि टोंक का नाम टेरर कनेक्शन में भी सामने आ चुका है। इसी टोंक में 1993 मुंबई ब्लास्ट के 4 आरोपियों को पनाह मिली थी। टोंक के टेरर कनेक्शन का इतिहास बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि टोंक के इसी मालपुरा इलाके में देश विरोधी नारे लग चुके हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग चुके हैं। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के समर्थन में सड़कों पर नारेबाजी हो चुकी है। 11 दिसंबर 2015, वो 11 दिसंबर 2015 की तारीख थी जब मालपुरा के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक धार्मिक टिप्पणी के विरोध में जुलूस निकाला था। ये जुलूस एक धार्मिक स्थल से निकाली गई थी, लेकिन जुलूस के दौरान भीड़ में कुछ लोगों ने देश विरोधी पाकिस्तान जिंदाबाद और ISIS जिंदाबाद के नारे लगाए। 11 दिसंबर को देश विरोधी नारेबाजी हुई। मुखबिर की सूचना पर 12 दिसंबर 2015 को मालपुरा थाने में FIR दर्ज हुई। पुलिस ने 28 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। उस वक्त स्थानीय वार्ड पार्षद मोहम्मद नईस नकवी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। टोंक में न सिर्फ पाकिस्तान समर्थक रैलियां निकाली गई, बल्कि इस जिले का आतंक से भी गहरा और पुराना नाता रहा है। देश को लहूलुहान करने वाले दहशतगर्दों को यहाँ पनाह तक मिल चुकी है। अहमद शाह मुबारक शाह उर्फ सलीम खान दुर्रानी टोंक राज घराने का ये वही चेहरा है जिस पर 1993 मुंबई ब्लास्ट के 4 आरोपियों को टोंक में पनाह देने का आरोप लगा था। दुर्रानी के दाऊद इब्राहिम और टाइगर मैनन में काफी नजदीकियां थी।
सलीम खान दुर्रानी पर मुंबई ब्लास्ट के 4 आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगा था। चारों आतंकी टोंक के इसके पैलेस से गिरफ्तार हुए थे। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद इन आतंकियों ने कबूला था कि सलीम खान दुर्रानी को दाऊद और टाइगर मैनन की तरफ से इन दहशतगर्दों को पनाह देने और फिर भारत से नेपाल भेजने का टास्क मिला था। 12 मार्च 1993 की उस स्याह तारीख को देश आज भी नहीं भूला है, जब मुंबई सीरियल ब्लास्ट से दहल गई थी। इन धमाकों में 250 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और इसी धमाके के गुनाहगारों को मिली थी टोंक में पनाह। अंधेरी स्थित इसकी फैक्ट्री से तब AK-47 और 2 खाली मैगजीन बरामद हुई थी। बाद में टाडा कोर्ट ने इसे मुंबई ब्लास्ट केस में दोषी भी ठहराया था। दाऊद इब्राहिम और टाइगर मैनन से नजदीकियों ने दुर्रानी को पैलेस से सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन इसके गुनाहों ने टोंक के टेरर कनेक्शन को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। टीम न्यूज नेशन। तालिबान में तबाही का दौर आया हुआ है। जो वहां से निकल आए वो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और जो अभी भी फंसे हैं उनकी सलामती के लिए दुआएं की जा रही हैं। काबुल से रेस्क्यू करके भारत लाए गए 76 लोगों का क्वारंटीन पूरा हो गया है। हमारे संवाददाता राहुल डबास ने उन लोगों से अफगानिस्तान में बिताए उस खौफनाक मंजर के बारे में जाना। आखिर कैसे वो तालिबान के पंजे से जान बचाकर लौटे। दहशत तो रोज ही है इधर। बम धमाके से हम पक्के हो गए, हमें ये मालूम नहीं पड़ता जैसे पटाखे फूट रहे हैं वैसे ही हमें लगता है। हाथ कटते हैं, कोई उधर दिक्कत बहुत है। बहुत ही मुश्किल था। एयरपोर्ट के अंदर जाना ही इतना मुश्किल था। डर तो लगेगा ही, डर कैसे नहीं लगेगा, वहाँ पे जान तो खतरा था। वहाँ पर बहुत मुश्किल हालात थी, वहाँ पर लड़ाई थी, हमसे घर रह गए, सारा सब कुछ रह गया। मेरा जेठ शहीद हो गया, उसके छोटे छोटे बच्चे रह गए हमारे। जब तालिबानी हवा में बंदूक लहराकर अफगानिस्तान पर कब्जे का जश्न मना रहे थे, तब कुछ लोग सांसें थामे घरों में दुबके हुए थे। 76 अफगानिस्तान से लौटे हिंदू और सिख अब क्वारंटाइन पीरियड से मुक्त हो चुके हैं। क्वारंटाइन पीरियड किया गया था और अब उनकी मदद के लिए कई संस्थाएं भी सामने आई है। सन फाउंडेशन की वजह से उन्हें मदद भी मिली है और अब वो भारत में ही रहना चाहते हैं और कोशिश इस बात की भी है कि उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाए। जब लाशों को रौंदते हुए काबुल की गली गली में आगे बढ़ रहे थे, तब कुछ लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऊपर वाले से जान बचाने की दुआ मांग रहे थे। 76 हिंदू और सिख भले ही तालिबान की सर्वोच्च सत्ता से पहले, काबुल हवाई अड्डा बंद होने से पहले अफगानिस्तान छोड़कर आ गए हों, लेकिन शरणार्थी बनने का दर्द क्या होता है, रिफ्यूजी की स्थिति क्या होती है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि परिवारों को आगे नहीं पता कि उनका फ्यूचर क्या होने वाला है। और ये हालत तब है जब भारत सरकार पूरी तरीके से मदद कर रही है। कई गैर सरकारी संगठन भी साथ आए हैं। जब बारूद का बवंडर काबुल की हवा को नफरत की गंध से सड़ा रहा था, तब कुछ लोग किसी भी तरह से अफगानिस्तान से निकल भागने की कोशिश कर रहे थे। मुश्किल होता है शरणार्थी के तरीके से जीवन जीना, लेकिन स्थिति बहुत बार आपके नियंत्रण में नहीं होती और आपको चुनना पड़ता है जीवन या फिर अपने जो आपका पुराना मुल्क है यानी अफगानिस्तान है उसे लेकर के। फिलहाल कैसी स्थिति थी जब आप लोग अफगानिस्तान से लौट कर आए थे? कैसी स्थिति थी उस टाइम? डर लग रहा था? डर का माहौल था। बम विस्फोट हो रहे थे। कितना मुश्किल था वहाँ से निकलना एयरपोर्ट से? बहुत ही मुश्किल था। एयरपोर्ट के अंदर जाना ही इतना मुश्किल था। फिलहाल आपको लगता है कि जो लोग फंस गए हैं वो भी कम से कम निकल जाएं तो बेहतर रहेगा? हाँ जी, बेहतर है। डर लगा था जब तालिबानी आ गए थे अफगानिस्तान में, काबुल में? डर तो लगेगा ही, डर कैसे नहीं लगेगा, वहाँ पे जान तो खतरा था। कैसे आप रह पा रहे थे? छुप के रह रहे थे? कैसे रह रहे थे? छुप छुप के रहना पड़ा ताकि हमें कहीं मार ना दे, कुछ ना कर दे। तो क्या बुर्का पहनना पड़ रहा था वहाँ पर? नहीं, ऐसे गुरका में पहनते थे, कभी घर पे नॉर्मल, बाहर गुरका। बाहर जाएंगे तो बुर्का पहनना पड़ेगा। हाँ जी। तो आप देखिए कि चाहे आप हिंदू हो या सिख हो, लेकिन तालिबान हैं और तालिबान की सत्ता मज़हब के नाम पर आई है, लिहाजा मज़हब को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना वो जानते हैं।
जैसे तैसे 76 अफगान जान बचाकर भारत लौट आए, लेकिन 24 घंटे का वो मंजर अभी तक नहीं भूल पाए हैं। खून खराबे के उस दौर को याद करते ही रूह कांप जाती है, गला भर जाता है, क्योंकि इनके अपने अभी भी तालिबानी पहरे में कैद हैं। दहशत तो रोज़ ही है, इधर बम धमाके से हम पक्के हो गए, हमें ये मालूम नहीं पड़ता जैसे पटाखे फूट रहे हैं वैसे ही हमें लगता है। कैसी स्थिति थी जब आपने अफगानिस्तान छोड़ा था? वहाँ पर बहुत मुश्किल हालात थी, वहाँ पर लड़ाई थी, हमसे घर रह गए, सारा सब कुछ रह गया। मेरा जेठ शहीद हो गया, उसके छोटे छोटे बच्चे रहे। जो जिस हाल में था, छुपते छुपाते बच्चों को कलेजे से लगाए अपना घरौंदा, अपनी यादें, अपनी दुनिया सब छोड़ने को मजबूर थे, क्योंकि वहां रुकते तो तालिबानी काट डालते। इसलिए काबुल एयरपोर्ट पहुंचने से पहले गुरुद्वारे में शरण ली थी, जब तक काबुल एयरपोर्ट का रास्ता साफ नहीं हो जाता। लेकिन तालिबानी कारकुन वहां भी घुस आए। किसी ने कहा नहीं कि हम तो बेकसूर हैं, हम तो लड़े भी नहीं, हमें क्यों मार रहे हो, हमारा क्या कसूर? नहीं है, वैसे दहशतगर्द बम ब्लास्ट शुरू हो गए, तमाचे से हो शुरू हो गए, लोगों को मार मार के। हाँ। अफगानिस्तान से लौटे सिख परिवारों में से ऐसे हैं जिनके अपने अभी भी फंसे हैं। उनके लिए ये गुरुद्वारे में अरदास करते हैं, दुआ करते हैं, ऊपर वाला तालिबान के कहर से इनके अपनों को बचाए। हम बहुत मुश्किलात से निकले हैं वहाँ से, बहुत मुश्किल दौर से वहाँ से गुजर के निकले। मेरे 3 भाई हैं, मेरी अम्मी है, उनकी फैमिली है, भाइयों की फैमिली है, उधर रहते हैं 120 बंदे अभी भी रहते हैं। अफगानिस्तान से लौटे लोगों ने जो मंजर देखा वो बेहद खौफनाक था। कदम कदम पर गोलियां बरस रही थी, जैसे पटाखे फूट रहे हों। दहशत तो रोज़ ही है, इधर बम धमाके से हम पक्के हो गए, हमें ये मालूम नहीं पड़ता जैसे पटाखे फूट रहे हैं वैसे ही हमें लगता है। हम तो रोज़ जारी के हमारा काम हो गया उधर आने। वो हमें नहीं दे रहे थे, कह रहे थे इधर ना तुम्हें मकान मिलेगा ना कुछ मिलेगा, तुम बैठे हो लुधियाने में जाओ, अपन जिधर जा सकते जाओ। हम भारत सरकार MEA से इन टच में है, अगर वो इंडियन एयरफोर्स का प्लेन भेजेंगे, नहीं तो हम उसका किराया खर्चा, जैसे पिछले साल हमने 3 प्लेन अपने खर्चे पे भेजे, हम उनसे इन टच में हैं। भारत सरकार भी बहुत उनको चिंता है, MEA को बात कर रहे हैं। जैसे ही एयरपोर्ट खुलेगा वो हम लाएंगे, और फिर उसके बाद उनको भी रिहेबिलिटेशन का सेम लेटर्स जब भी वो आएंगे, प्रताप सिंह जी वो इनको दे दिए गए हैं, तो उनका भी हम पूरे 285 जो अभी इस साल आएंगे उनका भी कंप्लीट माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। 76 परिवारों को इंडियन एयरफोर्स बचा कर ले आई। अभी भी रेस्क्यू जारी है। जैसे ही हालात कुछ ठीक होते हैं, इन्हें उम्मीद है बाकी सिख परिवार भी सुरक्षित लाए जाएंगे। महाराजा रंजीत सिंह से लेकर और अभी तक तालिबान के मौजूदा शासन तक कुछ संख्या में सिख और हिंदू परिवार वहाँ रहते थे। ज़्यादातर आ चुके हैं, 500 से ज़्यादा पिछले साल और तकरीबन 76 इस साल, और कुछ अभी भी फंसे हुए हैं। किस तरीके से आपकी संस्था ने मदद पहुँचाई है जो अफगानिस्तान से भारत पहुँचे हैं? हमने पिछले साल जब ये काबुल में बम धमाका हुआ था, तो उसके बाद सितंबर में हमने 3 अपने खर्चे पे फ्लाइट्स भेज के, जंबो जेट भेज के 520 अफगानी हिंदू सिख परिवारों को हम लाए। उनका 1 साल हमने रिहेबिलिटेशन चलाया, उनके मकान के किराए, उनके एक्सपेंडिचर, राशन, स्किलिंग वगैरह। अब ये जो 285 लोग रह गए थे, 76 आए हैं, 180 अभी भी फंसे हुए हैं, जो हम उम्मीद करते हैं कि अगले संडे मंडे जैसे ही काबुल एयरपोर्ट की वो इंटरनेशनल एयर फ्लाइट शुरू होंगी वो आएंगे। इनको हमने 76 जो आए हैं डी क्वारंटीन, उनको भी हमने आज लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप दिए हैं। अफगानिस्तान में बारूदी हवाएं चल रही हैं। खौफ का तूफान आ चुका है। दहशत के उस दौर में अभी भी 200 के आसपास सिख परिवार फंसे हैं। जो सुरक्षित लौट आए वो खुशकिस्मत हैं, जो नहीं आ पाए उनका एक एक लम्हा दर्दनाक है। लेकिन भारत में उनके लिए दुआओं का काफिला चल पड़ा है, जो सिख भाइयों को सुरक्षित लेकर आएगा। राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन। मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। बाजार सज गए हैं, लेकिन महंगाई और कोरोना की मार से व्यापारी परेशान हैं। व्यापार मंदा है। दुकानदार ग्राहकों की कमी का रोना रो रहे हैं और ग्राहक महंगाई से परेशान हैं।
मुंबई समेत पूरा महाराष्ट्र गणेश उत्सव की तैयारी में जुटा है। बाजार सज गए हैं। गणेश प्रतिमा, पूजा सामग्री, सजावट के सामान की दुकानें ग्राहकों के इंतजार में है। लेकिन इस बार मुंबई में गणेश उत्सव के मौके पर बाजार मंदा नजर आ रहा है। महंगाई और कोरोना की मार का डबल अटैक व्यापार को धीमा कर रहा है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार गणेश उत्सव मनाने के लिए अब मुंबई का तैयार है और मुंबई में किस तरह से खरीदारी चल रही है ये देखने के लिए हम आए हैं मुंबई के दादर मार्केट में। आप देख सकते हैं इतनी भीड़ नहीं है, वरना अगर कोरोना नहीं होता तो लोगों की यहाँ इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पर चलना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या मार्केट पर असर पड़ा है ये हम लोगों से जानेंगे कि क्या पहले की तरह उनका धंधा जो है वो चल रहा है गणेश उत्सव में जो चलता है। भैया क्या बताएंगे, गणेश उत्सव में जो धंधा चलता है वो अभी उतना चल रहा है या कोरोना का कुछ असर हुआ है? नहीं, असर है बहुत, काफ़ी फ़र्क गिरा है मैम। पहले कितना धंधा होता था, अभी कितना हो रहा है? अभी पहले के जैसा धंधा है नहीं। अभी 2000-1500 को 2500 का धंधा होता है, अभी धंधा है नहीं। अच्छा, हमने देखा कि आपकी पहली बोनी है। हाँ, बोनी की अभी। कितने बजे ठेला खुला था? अभी हम लोग खुले 10:30 बजे करीब मैम। हाँ, और अभी खुला? हाँ, अभी धंधा लगा के ओके हुआ। 2 धंधा है ना अपना, वो भी धंधा है। तो अभी बोनी की अभी गुड लग, पहले जैसा है नहीं मैम। गणेश उत्सव के लिए तैयारियां चल रही हैं? हाँ हाँ। पहले जितना कोरोना से पहले जितना खरीदती थी उतना खरीदारी हो रही है? नहीं, उतनी नहीं हो रही है। हम लोग का अपना सेफ्ट करके ये कर रहे हैं। महंगाई बढ़ गई या कोरोना ज़्यादा हो रहा है? महंगाई तो बढ़ रही है। 2019 में किस तरह से धंधा चलता था? अभी तो आपके यहाँ ग्राहक तो आ रहे हैं, लेकिन पहले की तरह आ रहे हैं जितनी भीड़ लगी रहती थी गणेश उत्सव के टाइम? घटिन तो नहीं थे भैया, लाने लगे हैं थोड़ा थोड़ा। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ ज्योत्सना गगने, न्यूज़ नेशन मुंबई। इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।